Every year we make resolutions for the new academic year, but this class is going to be a little different. And remember, it's not always like you should learn from your own mistakes. Sometimes you should learn from others' mistakes as well. And in this video, I am going to share some really crucial advice which you must follow, but this time not to survive 11th but to conquer 11th. ठीक है, तो ये था हमारा मोटिवेशन वाला पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द वीडियो. In this video I will be sharing a lot of information regarding class 11, be it tips, strategy, mistakes, and watch the video till the end because the last point is the most crucial one. Hi everyone, welcome back to my channel. So this video is basically divided into 3 sections. First is how to start your class 11th, and second is mistakes to avoid, and third one is the most crucial one, things you should know, and some myths regarding 11th. So let's start with the video. So the first question lies over here. आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए for class 11 preparation? First is the ISC book, second is the NCERT. एंड ऑब्वियसली अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल अपने ISC के लिए ही क्यों ना पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन इज़ दी NCERT बिकॉज में सारे कीवर्ड्स रहते हैं. मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कीवर्ड्स. एंड अगर आपने अपनी NCERT अच्छे से पढ़ ली है, 70% ऑफ योर ISC सिलेबस इज ऑलरेडी डन, क्योंकि ISC में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 30% रहती है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन NCERT की ही रहती है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट उसमें कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन आपको वाइडर दी रहती है. अब 10th में नोट्स बनाना वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू 11th. इन 11th नोट मेकिंग इज रियली वेरी क्रूशियल. एग्जाम में पूरा सिलेबस दिया जाता है फाइनल्स में, एंड यू आर गिवन ओनली 2 to 3 days. एंड 2 to 3 days में आप पूरी बुक ऑब्वियसली नहीं कर सकते, स्पेशली इफ यू आर एन ISC स्टूडेंट. सो आई रिकमेंड यू टू मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नोट्स जो कि इफेक्टिव होने चाहिए. आपने ट्यूशन के नोट्स को रेफर कर सकते हैं, अपने कोचिंग के नोट्स को रेफर कर सकते हैं, अपने स्कूल के नोट्स को रेफर कर सकते हैं, एंड यू कैन इवन रेफर टू योर हैंड रिटन नोट्स, योर सेल्फ मेड नोट्स. दिस इज स्पेशली फॉर दोज जो कि अपने दोस्तों से नोट्स मांगते हैं लास्ट मिनट पे. यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. क्लियर कॉन्सेप्ट्स. आप में से 99% बच्चे क्या सोचते हैं, 11th को जैसे जैसे पास करना है तो हम 12th में बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ेंगे. बट व्हाट लाइज ओवर हियर इज दैट आपका जो सिलेबस होता है 11th का, वो एक बेस के तरह एक्ट करता है. 11th एक्ट्स लाइक अ बेस इन्हांसर फॉर योर क्लास 12th. सो जो आपने कॉन्सेप्ट स्पेशली केमिस्ट्री में पढ़े हैं, समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने 11th की पढ़ी है, बट आपको नहीं पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सारी चीज़ें क्या होती है, हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स, बाकी जो भी चैप्टर्स होते हैं, अगर आपको वो ही नहीं पता है तो आप 12th में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं. एंड इन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट मैथ्स में भी आपको आपकी जो 11th की मैथ्स होती है वो 12th में बहुत काम आती है. मैथ्स में मुझे उतना नहीं पता कि आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, बट अब चुप कर. मैं बोलूँ? नहीं, मैं भी बोलूँगी नहीं. एंड आपको अब दूसरा क्वेश्चन ये है, चलो ठीक है आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है 12th का अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी है, बट नेक्स्ट इज आपकी जो 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स है. इस बार आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रखा है. जो आपने पढ़ रखा है वो तो आया ही है, साथ साथ टेस्टेड योर एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस ऑन योर ओन, जो कि आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दे रखे हैं. सो आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बिकॉज 10th और 12th के बोर्ड्स आपके कैसे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड. इसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज वो टेस्ट करना चाह रहे हैं. जैसे हमारे फिजिक्स के ISC पेपर में प्रैक्टिकल का क्वेश्चन वो हमारे पेपर में डाल दिया, जबकि प्रैक्टिकली क्वेश्चन आज तक 20 years में कभी आए ही नहीं है. सो कॉन्सेप्ट समझना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो 11th और 12th का रेशो सेम आता है. 11th का मैंने सुना है कि 60% 11th का आता है, 40% 12th का आता है, बट जहाँ तक अभी तक मैंने रिसर्च करी है उस रिसर्च के हिसाब से 50/50 का रेशो होता है. सो 11th भी आपको उतनी ही अच्छे से पढ़नी जितना आप 12th में फोकस कर रहे हैं. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज शुड वी जॉइन ISC और CBSE आफ्टर 10th. ये क्वेश्चन मेरे हर दिन कमेंट सेक्शन में 2 बार आता ही आता है. सो आई डिसाइडेड टू आंसर दिस क्वेश्चन. देखो भाई, अगर आप IELTS, SAT या फिर TOEFLs की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, देन आपको ISC ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी बिकॉज इन ISC इंग्लिश इज़ अ स्कोर बूस्टर फॉर SAT एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन. अगर ISC वाले हैं वो ISC में ही रहे, बट अगर वो कोचिंग जाते हैं या फिर
किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं देन सीबीएसई इज़ प्रेफरेबल। सीबीएसई में यूज़ होती है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी हर कंपटीशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एक सीबीएसई स्टूडेंट हैं, आप आईएससी में जाने की सोच रहे हैं, देन डोंट कमिट दिस मिस्टेक। जहाँ पर हो वहीं पर रहो। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं सो सीबीएसई इज ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन। और लास्ट केस रहता है डमी स्टूडेंट्स का। डमी मैं प्रेफर नहीं करूँगी। मैं तभी प्रेफर करूँगी जब आपके स्कूल वाले कुछ पढ़ाते नहीं ढंग से और आप कोचिंग जाते हो और स्कूल में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इससे आप डमी ले सकते हैं ताकि आप कोचिंग के साथ साथ अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकें। सो डमी सिर्फ उस टाइम के लिए प्रेफरेबल है, बाकी नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स में मैंने ली थी हिंदी, दैट इज पीसीबी। तो हिंदी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट इज व्हाई आई चोज हिंदी। वैसे इसका ज़्यादा स्कोप नहीं है कहीं। ऑप्टिंग फॉर साइकोलॉजी, आर्ट्स और कंप्यूटर्स, देन इट्स टोटली योर चॉइस। मैं आपको इसमें कुछ गाइड नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ ये है कि अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो मतलब ट्राई करना ऑप्शन में थोड़ा आसान सब्जेक्ट रखो, जिससे कि आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ज़्यादा बेटर फोकस कर सको। नेक्स्ट वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि बहुत कंफ्यूज्ड है सब्जेक्ट शुड दे ऑप्ट। आपको समझ में नहीं आ रहा आपको बायोलॉजी लेनी है, आपको मैथ्स लेनी है, आपको ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, आपको क्या लेना है। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू चूज पीसीएम, क्योंकि पीसीएम में मैथ्स होती है एंड मैथ्स में बहुत सारे आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। बट इन केस ऑफ बायोलॉजी आपका सिर्फ मेडिकल फील्ड रहता है। और अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी तो ऑब्वियसली आपको ह्यूमैनिटीज़ ही चूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा वो नहीं कंपलसरी नहीं कि ह्यूमैनिटीज़ ही चूज़ करनी है, बट पहले से अगर आप वही चीज़ अगर आपको पता है कि मुझे यूपीएससी ही करनी है, देन ह्यूमैनिटीज़ इज ऑब्वियसली preferable. Now let's come to the second category of this video, and that is mistakes you should avoid. And I have been making this mistake since a long time. पूरे साल मैंने यही मिस्टेक करी 11th में, मेरे को पता भी नहीं चला। So I decided to share it with you guys. पहला, refer to your seniors past year papers for class 11th. अभी आपके पेपर आने वाले 11th में, they are 80% same to the final question paper. सब कुछ सेम रहता है एक्सेप्ट फॉर सम क्वेश्चंस, डिजिट चेंज हो जाएगा आपका, थोड़े बहुत क्वेश्चंस अलग आ जाएंगे, बट बाकी सारा पेपर सेम आता है। सो अगर आपका कोई सीनियर है आप उससे क्वेश्चन पेपर मांग सकते हो। वैसे ही मैंने अपनी 1-2 पुरानी वीडियोस में 11th के क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर रखे, तो आप वो भी वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। But after seeing class 10th and class 12th question papers, it seems like they are focusing more on concept based questions. So इस बार हो सकता है थोड़ा पैटर्न चेंज है क्लास 11 के पेपर का, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट स्टिल यू कैन रेफर टू द पास्ट ईयर पेपर्स। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी बोर्ड्स के लिए भी अप्लाई होती है चीज़ एंड 11th के लिए भी होती है। आपको पता है हमारी 11th इज मोर अबाउट क्वांटिटी दैन क्वालिटी। मतलब इतनी मोटी मोटी बुक स्पेशली इन आईएससी पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो 11th में पास होना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। उतना डिफ़िकल्ट नहीं, बट अच्छे मार्क्स लाना इज़ डिफ़िकल्ट। सो अगर सपोज आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड आपने कुछ ढंग से नहीं पढ़ रखा है, सो आपको 5 से 6 ऐसे चैप्टर रखने हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड आपको क्वालिटी क्वेश्चंस में जाना है। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में समझ लो रीडॉक्स वाली रिएक्शन का एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में बन के आता है। तो आप वो हमेशा करके वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपके 5 to 6 मार्क्स ऐसे ही बन जाए। सो ऐसे करते करते आप क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे rather than quantity. And now we come to the third category of this video, and that is things you should know about class 11th. Class 11th में जैसे बच्चे एंटर करते हैं तो वैसे ही वैसे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है या फिर ट्यूशन ज्वाइन करना है। कोचिंग अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, ट्यूशन अगर आपको नॉर्मल अपनी स्कूलिंग करनी है। सो सबसे पहले हम आते हैं ट्यूशन्स में। एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो नहीं गई थी ट्यूशन की, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर दी थी 11th में। कोचिंग पे हम बाद में आएंगे, बट पहले ट्यूशन्स की बात करते हैं। क्लास 11th में ट्यूशन्स अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको नोट्स, क्योंकि हर स्कूल में क्लास 11th का सिलेबस अच्छे से नहीं कराया जाता। हमारे स्कूल में क्या था, हमारे स्कूल में सारे टीचर्स ही हर सब्जेक्ट के अच्छे थे। सो ट्यूशन फिर भी बहुत सारों ने लगाए थे, बट ट्यूशन्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उससे नोट्स मिलते हैं, मतलब एक तरीके से आपको रिसोर्सेज तो मिल रहे हैं, साथ साथ में आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाते हैं आपके ट्यूटर्स, जो कि स्कूल में किसी स्कूलों में नहीं होता है। सो ट्यूशन ज्वाइन करना इज़ ऑब्वियसली एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग कोचिंग। सो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 11th में कोचिंग ज्वाइन करी थी एंड आई थॉट, क्यों कर रही है आवाज़ें, 11th में कोचिंग ज्वाइन करी थी एंड आई थॉट आई विल बी एबल टू मैनेज, बट मुझे नहीं पता था कि इतना सारा सिलेबस, आई मीन देखो कोचिंग और स्कूल में डिफरेंस क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी अच्छे से समझा रखा है, इस वीडियो में भी समझा रही थी, क्योंकि आप नए बैच हो ऑफ क्लास 11th। सो पहला ये है,
कोचिंग में आपकी तैयारी, सपोज मैंने नीट की कोचिंग ली थी है, अब हमारे नीट की कोचिंग में क्या हो रहा था, प्रिपेयरिंग फॉर द MCQs ऑन हाउ टू अटेंड MCQs, क्योंकि हमारे 720 मार्क्स का पेपर बन के आता है, उसमें से सारे MCQs ही होते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम यहाँ पर अपने स्कूल्स में क्या कर रहे थे, हम थियोरेटिकल पार्ट भी कर रहे थे, हम न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे, हम डेरिवेशंस भी कर रहे थे। अब डेरिवेशन तुम्हें कोचिंग में करवा तो देंगे बट उतने डीपली हम नहीं करते हैं, क्योंकि कोचिंग में मेनली फोकस रहता है ऑन सॉल्विंग द MCQs पार्ट रादर दैन द डेरिवेशंस, थ्योरी, वो सब। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या आती है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जो आपका स्कूल में चैप्टर चल रहा है वही चैप्टर आपका ट्यूशन में, वही चैप्टर आपका कोचिंग में चल रहा होगा। कभी कभी आपका स्कूल में अलग चलता है, कोचिंग में अलग चलता है। जो चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन, स्कूल के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, हो सकता है वो कोचिंग में अभी तक नहीं कराए गए हों। और तीसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्लास 11 में स्पेशली, क्योंकि 10 तक तो हमें आती रहती है सिंपल पतली पतली बुक्स पढ़ने की, लेकिन अब कोचिंग में क्या होता है, 6 घंटे की आपकी कोचिंग होती है, 6 घंटे का आपका स्कूल होता है, 12 घंटे ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी भी खुद से करनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल बहुत बार नहीं हो पाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और साथ साथ में स्कूल कोचिंग का होमवर्क करना, वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, वो नहीं हो पाता है। आज मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं सोचना कि अरे ये सब मेरे दोस्त भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। बट आपको सबसे पहले खुद देखना पड़ेगा आप क्या मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि क्या होता है, अभी तो जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं, समझ लो 70% चले गए कोचिंग, 70% बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। अब ज़रूरी नहीं है 70% 12th करने के बाद कॉम्पिटिशन क्रैक कर दे, ठीक है, तो उसमें से मतलब मेनली हमारा 10% ही आता है, और वही 10% मैनेज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे 60% बचते हैं उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमें प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए थी। बाकी आपके पास एक ऑप्शन भी रहता है, दैट इज़ टू टेक ड्रॉप। ड्रॉप थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है, एक साल में आपके दोनों क्लासेस करवाई जाती है, जो कि आपको, लेकिन इसमें एडवांटेज ये रहता है, एक साल में दोनों क्लासेस तो करवाई जा रही है, बट एडवांटेज ये आप फुली फोकस कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिशन पे। और दूसरा ये है, अगर आपने 11th और 12th का ही ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है कोचिंग, बट आपका कॉम्पिटिशन नहीं क्रैक हो पाया है, देन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप ड्रॉपर से तो आगे ही चल रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चीज़ें पढ़ ली है जो ड्रॉपर आप पढ़ रहे हैं। सो आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। सो कोचिंग के रिगार्डिंग तो मैं कुछ ऐसा स्पेशल पॉइंट दूंगी नहीं, बट हाँ, पहले आपको मतलब रैट रेस में इंक्लूड नहीं करना है अपने आप को। दूसरों को देख के ऐसा नहीं सोचना वो ज्वाइन कर रहा तो मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। आपको अपनी पोटेंशियल पहले देखनी पड़ेगी। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ओन पोटेंशियल फर्स्ट। आपको देखना है आप टाइम मैनेज कर सकते हैं या फिर आप स्टडीज़ दोनों की मैनेज कर सकते हैं। बस मेरे लास्ट में यही था कि कोचिंग तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जाओ या ना जाओ। सो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ कैटेगरी ऑफ दिस मिथ्स रिलेटेड टू क्लास 11th। पहला मिथ पे आता है, चलो पहले। सीनियर्स क्या होता है, आपने अपने सीनियर्स से सुना होगा 11th बहुत डिफिकल्ट होती है, जैसा कि मैं भी बोल रही हूँ 11th एक्चुअल में डिफिकल्ट होती है, एंड 11th इज़ ऑल अबाउट सर्वाइविंग, टू बी रियली ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 रीजन्स की 11th ग्रेडर्स का डाउनफॉल क्यों होता है। पहला रीज़न, सीनियर्स ने ऑलरेडी इतना डरा दिया है बच्चों को कि मोटिवेशन ऑलरेडी उनकी ड्रॉप हो चुकी है। हाँ, तो पहला मोटिवेशन तो कम इसी बात से हो जाता है। दूसरी मिथ पे आते हैं। नाउ लिसन, जो हमारी 11th होती है वो एक क्लास होती है बिटवीन 2 बोर्ड क्लासेस, दैट इज़ क्लास 10th एंड क्लास 12th। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि क्लास 11th में हम चिल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 12th में तो बोर्ड्स ऑलरेडी वापस से हमें देने ही हैं, बट दे डोंट रियलाइज दैट क्लास 11th ही सबसे मेन क्लास होती है। आउट ऑफ 10th, आउट ऑफ 12th, 11th इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। इसमें ही आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और दूसरा, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव फेज ऑफ योर लाइफ। एंड थर्डली, 11th इज़ मोर अबाउट क्वांटिटी दैन क्वालिटी क्वेश्चन। सो आपको बहुत कुछ पढ़ के जाना होता है, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो अगर आप अभी से प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, बाद में जाके आपके बैकलॉग्स आ जाएंगे, बैकलॉग्स रह जाएंगे, इस वजह से आपको स्ट्रेस होगा। सो अभी से अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे, लाइक टू सॉल्व द past question papers and to make your own good notes and to study from NCERT rather than ISC। थोड़ा बहुत कर सकते हो ISC से, but NCERT is the main thing over here। So आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, 11th will go really smoothly। अब इसमें से मेरी भी बहुत सारी मिस्टेक रही थी जो कि मैंने शेयर ऑलरेडी कर दी है। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो।
like this video, subscribe to my channel, hit the notification bell. I'll be uploading a lot of content related to ISC and ICSC, so stay tuned and subscribe to my channel for more. Bye.